गढ़चिरौली जिले में शनिवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में लगभग 4 से 6 नक्सली मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि जिले के ग्यारपत्ती कुटगुल जंगल के धनोरा में शनिवार सुबह पुलिस की टीम के तलाशी अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह पुलिस द्वारा जिले के ग्यारपत्ती कोटगुल जंगल में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। इस दौरान घात लगाए बैठे नक्सलियों ने पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में लगभग 4 से 6 नक्सली मारे जाने की जानकारी दी जा रही है। इस मुठभेड़ में महाराष्ट्र पुलिस के C60 कमांडर्स भी शामिल थे। वहीं बीते गुरुवार को पुलिस ने इस इलाके से 2 लाख के इनामी नक्सली मंगारू मंडावी को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक मंगारू के खिलाफ हत्या और पुलिस पर हमला करने के कई मामले दर्ज थे। अमरावती शहर में बढ़ते तनाव को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। शनिवार से अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अमरावती शहर में शुक्रवार से शुरू हुई हिंसक घटनाओं ने शनिवार होते होते आक्रामक हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। सांकेतिक रूप से शुरू हुआ विरोध आक्रामक होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को बहाल करने के लिए शनिवार दोपहर 2 बजे के बाद से अमरावती शहर के कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। अमरावती शहर के सीपी और परिक्षेत्र के महानिरीक्षक के छुट्टी पर होने की वजह से नागपुर परिक्षेत्र के आईजी संदीप पाटिल को डेप्यूट किया गया है। पाटिल ने ही कर्फ्यू संबंधी आदेश जारी किया। पुलिस को स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अमरावती शहरामध्ये तणावाची परिस्थिती पाहता 3 दिवसाची संचारबंदी लागू करण्यात आलेली आहे। कलम 144 ही आज दुपारपासून लागू झालेली आहे। त्यामुळे अमरावती शहरात सर्व शांतता, मुख्य रस्त्यावर सर्व शांतता दिसत आहे। तुम्ही पाहू शकता की आपण सध्या अमरावतीच्या राजकमल चौकमध्ये आहोत आणि या ठिकाणी आज भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने 1 दिवसाचा लाक्षणिक बंद पुकारण्यात आला होता आणि या बंदला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसादसुद्धा मिळाला। मात्र त्यानंतर काही कार्यकर्ते आक्रमक झाले आणि या बंदला हिंसाचाराचं वळण आलं। त्यामुळे पोलिसांनी नळकांडे, अश्रुधुराचे नळकांडे, त्यानंतर पाण्याचा फवारा कार्यकर्त्यांवर केला। या बंदमध्ये आजच्या बंदमध्ये भारतीय जनता पक्ष, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना हे मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते आणि या बंदला 100% असा प्रतिसादसुद्धा मिळाला। मात्र परिस्थिती आवाक्याच्या बाहेर गेल्याने दुपारी 3 नंतर अमरावती शहरात कलम 144 लागू करण्यात आलेली आहे। त्यामुळे तुम्ही पाहू शकता की ज्या ठिकाणी हजारो कार्यकर्ते एकत्र आले होते त्याच ठिकाणी आता सध्या शांतता पसरलेली आहे। सध्या जे रस्ते आहेत ते निवांत झालेले आहे। पोलिसही नागरिकांना आवाहन करत आहे की जो कोणी नागरिक बिना कामाचा बाहेर असेल त्याला अटक करण्यात येत आहे। त्याच्यावर कलम 144 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे आणि पोलिसांचं नागरिकांना हेच आव्हान आहे की तुम्ही जर काम नसेल तर घराबाहेर पडू नका। त्यामुळे अमरावती शहरात आता 144 ही कलम लागू केल्याने शहरात मोठ्या जे चौक आहे त्या ठिकाणी पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आलेला आहे। पोलिसांचं नागरिकांना हे सुद्धा आव्हान आहे की कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका, घराबाहेर पडू नका। यासोबतच 144 जी कलम लागू केली आहे त्यासोबतच शहरातील इंटरनेट सेवासुद्धा 3 दिवसासाठी बंद करण्यात आली असल्याचं पोलीस आयुक्त यांनी सांगितलं आहे। त्यामुळे 144 कलम हे अमरावती शहरात आता 3 दिवस राहणार आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अमोल देशमुखसह अरुण जोशी, यूसीएन न्यूज़ अमरावती। अमरावती में भड़की हिंसा पर जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने नागरिकों को संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हिंसा के दौरान सभी संयम और शांति बनाए रखें। साथ ही राजनीतिक बयानबाजी से भी बचने की सलाह यशोमती ठाकुर ने दी है। त्रिपुरामध्ये घडलेल्या घटनेच्या निषेधार्थ देशभरामध्ये काही ठिकाणी बंद पुकारण्यात आलेला होता। खास करून मुस्लिम बांधवांनी हा बंद पुकारला होता। अमरावतीमध्ये त्याचा परिणाम असा झाला की काही युवकांनी त्याला हिंसक वळण देण्याचा प्रयत्न केला। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की कोणीही सामान्य जनतेला वेठीस धरू नये आणि पोलिसांना माझे असं सांगणं राहील की कोणताही निर्दोष व्यक्ती त्याच्यामध्ये वेठीस धरला नाही गेला पाहिजे। पण कोणी ज्यांनी अशा कृती केलेल्या आहेत त्याची सखोल चौकशी होऊन त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। जनतेला माझे आव्हान आहे की शांतता त्या ठिकाणी आपण ठेवली पाहिजे, संयम सगळ्यांनी ठेवला पाहिजे
आणि कोणी याला राजकीय वळण देण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याला राजकीय वळण न देता त्या ठिकाणी आपण आपल्या या अमरावती शहरामध्ये, अमरावती जिल्ह्यामध्ये शांतता ठेवली पाहिजे। अमरावती के हालात को देखते हुए हर स्तर पर सद्भाव बनाए रखने की अपील की जा रही है। हनुमान व्यायाम प्रसार मंडल के सर्वेसर्वा पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य ने भी नागरिकों से संयम और शांति बनाए रखने की अपील की है। अमरावती विदर्भाची शान आहे, महाराष्ट्रामध्ये प्रसिद्ध आहे की अमरावतीमध्ये जातीय सलोखा जबरदस्त आहे, त्याला गालबोट लागला आहे, ते होता कामा नाही। आपली अमरावतीची जनता एकीनं काम करत आहे, करत राहील। हा थोडासा गैरसमज झाल्यामुळे अशा प्रकारचं गोंधळ निर्माण झाला आहे। याकरता सगळे अमरावतीचे हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन सर्व लोकांनी एकत्र येऊन बंधुभाव टिकवला पाहिजे। आपण एकता ठेवली पाहिजे, तरच आपली अमरावती विकासासाठी मोकळी राहील। तर विनंती, आग्रहाची प्रार्थना आहे अमरावतीवासियांना की शांततेनं आपण आपलं काम करूया। मुलांकडे लक्ष द्या, तरुणांकडे लक्ष द्या, त्यांचा विकास झाला पाहिजे। शांतता राहील ती विकास राहील, शांतता गेली याप्रमाणे उद्योगधंदे करोडो रुपयाचं नुकसान होईल। आपण आपल्या हातानं नुकसान करून राहिलो, हे होता कामा नये। मी हनुमान व्यायाम शाळेतर्फे, हनुमान व्यायाम शाळेत आजही चारही प्रकारचे समाज शिक्षण घेत आहेत तरुण वर्ग। पूर्ण हिंदुस्थानातले 25 राज्यातील पोरं एकत्र राहतात, एकत्र जेवतात, एकत्र खेळतात, एकत्र ज्ञान मिळवतात। हा 100 वर्षाचा इतिहास आहे। हनुमान व्यायाम शाळा एक प्रकारचं उदाहरण आहे आपल्या समोर, तरी आपण आम्हाला साथ द्या, हे प्रमाणे अपनी प्रार्थना है। अमरावती शहर में हुई हिंसा को देखते हुए अकोला पुलिस प्रशासन ने सभी से सामाजिक शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। अकोला जिले में कहीं भी शांति व्यवस्था भंग न हो, सोशल मीडिया पर आ रही अफवाहों पर नागरिक विश्वास न करे, ऐसी अपील जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने की है। साथ ही कोई भी पोस्ट, सूचना जो सामाजिक दरार पैदा करे उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए। लोगों को समूह में इकट्ठा होने से बचना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि भीड़ न हो। कोई अनहोनी की खबर मिलते ही तुरंत पुलिस को सूचित करे, ऐसा आह्वान भी पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया है। साथ ही किसी भी तरह की अफवाह, गलत सूचना को भी नहीं फैलाने की अपील की गई है। इसके अलावा अपने आह्वान में उन्होंने नागरिक किसी भी दुष्प्रचार में विश्वास न करे, प्रत्येक नागरिक को पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की गुजारिश भी की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने कहा कि अफवाह फैलाने और दरार पैदा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लास्ट 2-3 दिन से विशेष करके पश्चिम विदर्भ में कुछ लॉ एंड ऑर्डर का विषय चल रहा है, उसको लेकर अकोला पुलिस की तरफ से एक आह्वान है। फिलहाल अकोला डिस्ट्रिक्ट में कोई भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का घटना नहीं है, तो बिना कारण कोई सोशल मीडिया में, विशेषतः व्हाट्सएप, फेसबुक और इतर सोशल मीडिया में कोई चीज़ वायरल हुआ उसके ऊपर बिलीव मत करिए। एंड सब समाज लोग हमको सहभाग मतलब कोऑपरेशन देना चाहिए, और पुलिस का भी बंदोबस्त लगाया है। लेकिन प्रॉब्लम बार बार ये रूमर्स की वजह से, मतलब अफवाह की वजह से हो रही है, सो उसके ऊपर विश्वास मत रखिए। आपको कभी लग रहा है कुछ उधर कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो कोई ज़बरदस्त दुकान वगैरह की वास्ता अपना बंद करने के लिए बोला, तत्काल डायल मतलब 112 को डायल करिए, नहीं तो वहाँ की लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करिए, तुरंत आपको पुलिस मदद करेंगे। विशेष करके युवा मंडली इसमें ज़्यादा सहभाग ले रहा है, सो उनको भी हमारा आह्वान है कि ऐसे टाइम में ऐसे कोई दंगल में गुनाह वगैरह दाखिल हुआ है, सो आपकी फ्यूचर के लिए काफ़ी वो ख़राब हो जाएगा करके अकोला पुलिस की तरफ से हमारा सूचना भी है, आह्वान भी है। शांतता रखिए। अपने डिस्ट्रिक्ट में, अकोला डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कोई भी प्रकार का घटना नहीं हुआ, एंड इसी प्रकार से ये हमको ये पीरियड पास करना पड़ेगा। एंड विशेष करके सोशल मीडिया के अफवाह के ऊपर आप लोग विश्वास मत रखना। अकोला में फसल बीमा की रकम नहीं मिलने को लेकर एनसीपी कार्यकर्ता आक्रामक हो गए हैं। शनिवार को एनसीपी जिला अध्यक्ष संग्राम गावंडे के मार्गदर्शन में स्थानीय रिंग रोड स्थित फसल बीमा कंपनी के कार्यालय में आंदोलन किया गया। अकोला जिले में किसानों को अभी तक फसल बीमा का पैसा नहीं मिला है। इसी विषय पर राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस ने बीमा कंपनी के कार्यालय में धरना दिया और बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को आड़े हाथ लिया। जिले में भारी बारिश के कारण खरीफ सीजन का किसानों को नुकसान हो गया है। किसान इस उम्मीद से फसल बीमा का इंतजार कर रहे हैं
कि फसल बीमा का पैसा मिल गया तो वे रबी सीजन में काम कर सकेंगे। हालांकि अभी तक नहीं मिलने के कारण राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस ने किसानों का पक्ष लिया है। अकोला जिल्ह्यामधील 53 सर्कलमध्ये त्वरित पीक विम्याचे पैसे मिळावे व ते पीक विम्याचे पैसे टप्प्याटप्प्यानं न देता सरसकट मिळावे। आता हरभरा गहू पेरण्याचे दिवस आहे, शेतकरी आज पेरण्यासाठी दारोदारी फिरत आहे, तेव्हा जर पीक विमा कंपन्यांना त्वरित आज जर पैसे दिले तर शेतकऱ्यांना थोडीफार केंद्र सरकारतर्फे मदत होईल व पीक विम्याचे पैसे मिळाल्यामुळे तेवढाच आनंद होईल। दिवाळी झालेली आहे, आम्ही पीक विमा कंपनीला वारंवार निवेदन दिले की विम्याचे पैसे जमा करा, ते करून नाही राहिले। म्हणून आज राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने आम्ही त्याच्या ऑफिसमध्ये आज मुक्काम आंदोलन केलेलं आहे। आम्हाला जोपर्यंत ते पैसे देणार नाही, पीक विम्याचे शेतकऱ्याच्या खात्यावर टाकणार नाही, तोपर्यंत आम्ही इथं मुक्काम थाटलेला है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय ने 14 नवंबर को कृषि सहायक डिग्री और डिप्लोमा के पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी। हालांकि विद्यार्थियों के आने जाने के लिए वाहन उपलब्ध न होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई है। कुल सचिव ने पत्र जारी करते हुए इस संबंध में जानकारी दी। पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के कृषि सहायक पद के 47 सीटों के लिए 14 नवंबर को परीक्षा होने वाली थी, लेकिन एसटी कर्मचारियों की हड़ताल जारी होने से और कुछ विशेष ट्रेन ही शुरू होने से 6000 से ज्यादा उम्मीदवार इस परीक्षा से वंचित रहने की भारी संभावना थी, इसलिए परीक्षा रद्द कर दी गई। हजारों उम्मीदवारों ने कृषि सहायक पद के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसके बाद कृषि विद्यापीठ की ओर से 14 नवंबर को अकोला के कुछ परीक्षा केंद्र पर परीक्षा ली जाने वाली थी। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला येथे दिनांक 14 नोव्हेंबर 2021 रविवार रोजी कृषी सहाय्यक या पदाकरिता आपण परीक्षा घेण्याचे नियोजित केले होते, परंतु सदर लेखी परीक्षेस संपूर्ण महाराष्ट्रातून तसेच महाराष्ट्राच्या बाहेरील विद्यार्थी सुद्धा यामध्ये सहभागी असल्यामुळे आणि बहुतांश परीक्षार्थी हे ग्रामीण भागातील असल्यामुळे व सद्य परिस्थितीत वाहतुकीची असुविधा निर्माण झाल्यामुळे अशा परिस्थितीत कुठलाही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहू नये याकरिता सदर परीक्षा ही तुर्तास पुढे ढकलण्यात आलेली आहे। कृपया याची सर्वांनी नोंद घेण्यात यावी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि दिवाली के बाद ठाकरे सरकार में कुछ और मंत्रियों के गैर व्यवहार के दिवालियेपन सामने आएंगे। वो अकोला में आयोजित पत्र परिषद में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अशोक चव्हाण, अमित देशमुख, अजित पवार और अन्य नेताओं के और मामले सामने आएंगे। आमची चर्चा झालेली आहे आणि त्यांनी मला सांगितलंय की इन्कम टॅक्सना जे माहिती हवी आहे ते आम्ही पूर्ण सहकार्य करत आहोत। आता परत एकदा स्पष्ट करतो, आमची लढाई राजकीय करप्शन, सत्तेचा दुरुपयोग करणं त्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहे आणि त्या भ्रष्टाचारात जिथे जिथे त्यांनी कुठल्या तरी संस्थेचा उपयोग केला आहे तर त्या संस्थेला सांगणं की या संबंधी तुम्ही जे इन्व्हेस्टिगेटिव्ह एजन्सीज आहेत त्यांना सहकार्य करा। माझा मुद्दा मी फार स्पष्ट केलेला आहे की पॉलिटिकल भ्रष्टाचारात हे पॉलिटिकल लीडर कि महाराष्ट्र सरकार किंवा मुंबई पोलीस थोडी खराब आहे, पण मुंबई पोलीस कमिशनर बदमाश निघाला जो उद्धव ठाकरेंनी नियुक्त केला होता। एवढा चांगला पोलीस कमिशनर 2 महिन्यात 17 कंप्लेंट त्याच्या विरुद्ध ठाकरे सरकारने केली, तर त्याचा अर्थ की मुंबईचे सगळे पोलीस बदमाश आहेत नाही होत, म्हणजे बदमाश आहेत त्यांना कारवाई करावी। समजा उद्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा कुठला ब्रांच मध्ये की गावात काही गोंधळ झाला तर तो गोंधळ आणि घोटाळा हँडल झाला पाहिजे। बुल्ढाना दौरे के दौरान किरीट सोमैया बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पहुंचे, जहां उन्होंने अध्यक्ष राधे श्याम चांडक से मुलाकात की। किरीट सोमैया ने शुक्रवार को बुल्ढाना में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम आयकर विभाग के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि सोमैया ने बुल्ढाना अर्बन को क्लीन चिट दे दी है। महाराष्ट्र के सार्वजनिक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण के नांदेड़ जिले में 4 चीनी मिलों को दिए कर्ज के मामले में बुल्ढाना शहरी शाखा के आयकर विभाग द्वारा जांच की गई थी, तो वहीं 1200 खातों में दस्तावेजों की कमी के कारण 54 करोड़ का हिसाब नहीं लगने से खातों को होल्ड पर रखे जाने से भाजपा नेता किरीट सोमैया ने शुक्रवार 12 नवंबर को बुल्ढाना में बुल्ढाना अर्बन का दौरा किया, जहां उन्होंने बैंक के अध्यक्ष के साथ मुलाकात कर सारे मामले की जानकारी ली। जिसके बाद सोमैया ने पत्रकारों से संवाद साधते हुए बताया कि बैंक की ओर से आयकर विभाग को पूरी तरह सहायता की जाएगी।
आमची चर्चा झालेली आहे आणि त्यांनी मला सांगितलं आहे की इन्कम टॅक्सना जे जे माहिती हवी आहे ते आम्ही पूर्ण सहकार्य करत आहोत. आता परत एकदा स्पष्ट करतो, आमची लढाई राजकीय करप्शन, सत्तेचा दुरुपयोग करणं, त्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहे. आणि त्या भ्रष्टाचारात जिथे जिथे त्यांनी कुठल्या तरी संस्थेचा उपयोग केला आहे तर त्या संस्थेला सांगणं की या संबंधी तुम्ही जे इन्व्हेस्टिगेटिव्ह एजन्सीज आहेत त्यांना सहकार्य करा. माझा मुद्दा मी फार स्पष्ट केलेला आहे की पॉलिटिकल भ्रष्टाचारात हे पॉलिटिकल लीडर की महाराष्ट्र सरकार किंवा मुंबई पोलीस थोडी खराब आहे. पण मुंबई पोलीस कमिशनर बदमाश निघाला जो उद्धव ठाकरेंनी नियुक्त केला होता. एवढा चांगला पोलीस कमिशनर 2 महिन्यात 17 कंप्लेंट त्याच्या विरुद्ध ठाकरे सरकारने केली, तर त्याचा अर्थ की मुंबईचे सगळे पोलीस बदमाश आहेत नाही होत. म्हणजे बदमाश आहेत त्यांना कारवाई करावी. समजा उद्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा कुठला ब्रांच मध्ये की गावात काही गोंधळ झाला तर तो गोंधळ आणि घोटाळा हँडल झाला पाहिजे. स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव घोषित हो गए हैं। इस चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इस बीच भाजपा प्रवक्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष किरीट सोमैया ने आचार संहिता का उल्लंघन कर सरकारी विश्राम गृह का इस्तेमाल करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष किरण बापू देशमुख ने सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष किरण बाबू देशमुख ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद किरीट सोमैया शुक्रवार को बुल्डाना जिले के दौरे पर थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर 57 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया। उसकी तहकीकात के लिए किरीट सोमैया बुल्ढाना में दाखिल हुए थे। इससे पहले वह सुबह 6 बजे ट्रेन से शेगांव पहुंचे। नियोजित दौरे के अनुसार उन्होंने 2 घंटे विश्राम गृह में बिताए। इसके बाद वे श्री संत गजानन महाराज के दर्शन करने मंदिर पहुंचे। इस बीच चूंकि महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव की घोषणा के कारण 9 नवंबर से जिले में आचार संहिता लागू है। किरीट सोमैया के खिलाफ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सरकारी संपत्ति का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही किरीट सोमैया के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज की है। काही शासकीय नियमाचा भंग झाला, यामुळे मुंबईवरून या ठिकाणी भाजपाचे महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष माजी खासदार किरीटजी सोमैया आज संतनगरीमध्ये या ठिकाणी आलेत आणि 9 तारखेलाच वाशिम, अकोला, बुलढाणा जिल्ह्याची निवडणूक असल्यामुळे या ठिकाणी आचारसंहिता आहे आणि त्यांनी सकाळी विश्रामगृहाचा वापर करून कार्यकर्त्यांच्या गाठीभेटी त्या ठिकाणी घेतल्यात आणि त्या ठिकाणी पत्रकार परिषद आयोजित करून महाराष्ट्राच्या आघाडी सरकारवर त्यांनी टीका टिप्पणी त्या ठिकाणी केली। आचारसंहितेचा भंग हा ठिकाणी त्यांनी शासकीय विश्रामगृहाचा उपयोग करून या ठिकाणी केला। आघाडी सरकारच्या विरोधात बोलत आहेत, नियमाच्या कुठे कुठे ज्या ठिकाणी त्रुटी त्यांना आढळतात त्या ठिकाणी बोलतात आणि स्वतः शासकीय नियमाचा भंग करतात। हे त्यांची एक विनाशक परिस्थिती या ठिकाणी त्यांची झालेली आहे। ताबडतोब त्यांच्याविरुद्ध आचारसंहितेचा गुन्हा माननीय तहसीलदार साहेबांनी दाखल करावा, त्या प्रकारचा निवेदन आज आम्ही त्या ठिकाणी त्यांना दिलं। नायगांव इलाके में विशेष टीम ने जुआ अड्डे पर छापेमारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 80,290 रुपए का माल बरामद किया गया है। विशेष टीम को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के नेतृत्व में इस छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपी शेख निसार शेख नजीर के घर से जुआ अड्डा चल रहा था। आरोपी शेख निसार शेख नजीर, अलीम करीम शेख, सलमान खान, अनीस खान, जुबैर खान, फिरोज खान, अब्दुल गनी, अब्दुल नईम को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 52 ताश के पत्ते, 23,290 रुपए नगद और 57,000 रुपए के 6 मोबाइल फोन, इस प्रकार कुल 80,290 रुपए का माल जब्त किया गया। अकोटफेल थाने में जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। स्थानीय आलसी प्लॉट अकोला के 11 महाराष्ट्र एनसीसी बटालियन में 11 नवंबर 2021 से CATC कैंप 147 की शुरुआत हुई है। अमरावती ग्रुप के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर SK झा ने कैंप का दौरा किया। कैंप का आयोजन 11 महाराष्ट्र बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल CP भदोला के नेतृत्व में किया जा रहा है। उन्होंने ब्रिगेडियर झा को कैंप की पूरी जानकारी दी।
5 दिवसीय कैंप में वन्यजीव संरक्षण के साथ साथ एसआर कॉलेज वनोजा के छात्र आदित्य इंगोले, किरण भगत और प्रवीण गावंडे की टीम ने प्राध्यापक संजय पात्रिकर के मार्गदर्शन में एनसीसी कैडेट को सांप पकड़ने का प्रशिक्षण दिया गया और साथ ही सांप के काटने के बाद किए जाने वाले उपायों की जानकारी भी दी गई। इसके बाद नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर एनसीसी कैडेट्स को दमकल विभाग की जानकारी दी गई। प्रभारी अग्निशामक निरीक्षक मनीष कथले, वाहन चालक पंकज जायसवाल, फायरमैन अशोक प्रधान, शुभम बोराडे, निखिल आपोतीकर, अक्षय कामरे व प्रेम ताइडे ने आग लगने की स्थिति में कैसे बचाव किया जाए इस पर मार्गदर्शन किया। ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर एसके झा ने कैडेटों को नेतृत्व, ऑब्स्टिकल फायरिंग, देशभक्ति, सफाई अभियान, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न विषयों पर बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया। इस कैंप की संपूर्ण योजना के लिए एलआरटी कॉलेज के ऑफिसर लेफ्टिनेंट डॉक्टर अनिल तिरकर, आरएलटी कॉलेज के लेफ्टिनेंट डॉक्टर रोहित अग्रवाल और पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के लेफ्टिनेंट डॉक्टर उज्ज्वला शिरसाट में मेहनत ली। इस कैंप के लिए सूबेदार मेजर अशोक कुमार, सूबेदार विनोद कुमार, सूबेदार मोहनलाल, हवालदार राम बहादुर, हवालदार खिम बहादुर, हवालदार श्यामपुन, हवालदार अनिश कुमार, हवालदार जीवन, हवालदार भूपेंद्र, नायक राजकुमार, सीनियर क्लार्क अजीत चौहान और अनिल चौहान का सहकार्य मिल रहा है। 11 महाराष्ट्र बटालियन अकोला येथे कालपासून एनसीसी कॅम्प सुरू झालेला आहे। हा कॅम्प 5 दिवसाचा आहे। या कॅम्पच्या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षणासोबत ज्ञानाचे सुद्धा धडे दिले जातात। या कॅम्पसाठी 3 ANO, 7 JCO, 3 NCO आणि 1 CO अशांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे। लेफ्टनंट कर्नल यांच्या अंतर्गत या कॅम्पचे आयोजन करण्यात येत आहे। तसेच अमरावती ग्रुप कमांडर AK झा यांच्या मार्गदर्शनाने या कॅम्पचे नियोजन केले जात आहे। या कॅम्पमध्ये एकूण 187 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला असून यामध्ये मुलं आणि मुली तसेच अकोल्यामधील लोकल कॉलेजचा सहभाग असून LRT, RLT, SA कॉलेज, RDG कॉलेज आणि शिवाजी कॉलेज या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांचा यामध्ये सहभाग आहे। हमें यहाँ 5 दिन का कैंप करने का मौका मिला है, जिसके अंदर मैं सीनियर कैंप सीनियर करके रखा गया हूँ, अपॉइंट किया गया हूँ। जैसे कि कैंप सीनियर के हिसाब से हमें कंपनी अलर्ट्स किए जाते, उसके बाद में हमें रोज़ का रूटीन, उसके बाद में जैसे जैसे हमारे को प्रशिक्षण मिला जाता है, वेपन ट्रेनिंग, FCBC, उसके बाद में अलग अलग तरीके से जैसे आर्मी ट्रेनिंग होती है उसका शॉर्ट जो रहता है, शॉर्ट तरीका उधर सिखाया जाता है। उसके बाद में आज हमें ऑप्टिकल्स, उसके बाद में स्नेक्स वगैरह से कैसे बचना, ये सब भी सिखाया जाता है इसके अंदर। और इसके साथ में आगे जब हमारे यानी कैंप्स ये जो होते हैं उसके अंदर अलग अलग तरीके से जैसे ट्रीट किया जाए, जिससे हमें आर्मी भर्ती, उसके बाद में कभी भी कोई भी प्राइवेट सेक्टर, उसके अंदर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट वगैरह, डिसिप्लिन्स, ये सब के हमें लोगों को यहाँ पे सिखाया जाता है। न्यूज़ रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़। नमस्कार।